अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं क्रॉस फायर और मैं हूं नौशाद अली ख़ान। नाज़रीन, अमेरिका ईरान का मुआशी तौर पर गला घोटने का जिसे कह लीजिए वो दरपे है। वो जो अमेरिकी वज़ीर ख़ज़ाना हैं वो कहते हैं कि जी हम ऐसी तारीख़ी पाबंदियाँ, मुआशी पाबंदियाँ लगाने जा रहे हैं ईरान के ऊपर जिसका उसने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। और साथ ही साथ जो अमेरिकी सदर हैं वो धमकियां दे रहे हैं उन तमाम लोगों को जो उससे कारोबार करते हैं, उसके साथ ईरान के साथ अपने ताल्लुकात को कायम रखते हैं या उसको हेल्प आउट करेंगे, उनको भी इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। उसके बरक्स जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा हैं अब्बास अराग़ची साहब, वो फरमाते हैं कि ये प्रोग्राम इस तरह के कई चलाए हैं, बड़ी कोशिशें की हैं अमेरिका ने, गुज़िश्ता मनसूबों की तरह ये मनसूबा भी जो है वो नाकाम हो जाएगा अमेरिका का। अब मामला ये है कि ख़बर इस वक्त तक की तो ये है कि ईरानी करेंसी बहुत बुरे तरीके से गिरी है, मुसलसल गिरती चली आ रही थी, लेकिन गुज़िश्ता 2-3 दिनों में वो बहुत तेज़ी से गिरी है। अफरात ज़र बहुत तेज़ी से वहाँ बढ़ रहा है। माशी मामलात किस तरफ लेकर जा रहे हैं ईरान को, ये देखना पड़ेगा। और जो इस वक्त सिचुएशन वहाँ है, क्योंकि जो वज़ीर ख़ज़ाना है अमरीकी, उनका तो ये ख्याल है कि जो अब मुआशी पाबंदियाँ वो लगाने जा रहे हैं, इन मुआशी पाबंदियों के बाद जो वहाँ की हुकूमत है वो गिर जाएगी और वो सर्वाइव नहीं कर सकेगी। ऐसे हालात के अंदर जो फील्ड मार्शल हैं पाकिस्तान के, वो ईरान का दौरा कर रहे हैं। हमारे वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब उनके साथ वो साथ मौजूद हैं। उनकी मुलाकात भी हुई है, जो ईरानी वज़ीर दाखिला हैं उनके साथ भी मुलाकात हो चुकी है। दीगर अहम मुलाकातें भी जो हैं कुछ हो रही हैं, कुछ होने वाली हैं। ये जो अमन मिशन लेकर गए हैं फील्ड मार्शल साहब, ये किस हद तक कामयाब होगा, इसके क्या नताइज निकल सकते हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मामला ये है कि हमारे यहाँ जो ख़ारजी माज की तरफ दाखिली माज भी इस वक्त गर्म है। हुकूमत की जो मुस्तकबिल है उस पर बड़ी बहस जारी है इस वक्त। मुख्तलिफ़ तरह के फार्मूलाज, मुख्तलिफ़ तरह की बातें, जितने मुँह उतनी बातें हमारे सामने आ रही हैं। लेकिन बहरहाल आज हम जो बात करेंगे वो ख़ारजी महाज पर ही करेंगे, क्योंकि जो सिचुएशन बनी हुई है इस वक्त बड़ी क्रिटिकल है, क्रूशल है। पूरी दुनिया की नज़रें इस पर हैं। ईरान ने अपनी जो ईरानी पार्लियामेंट है उन्होंने अपनाए हरमुज़ के ऊपर जो टैक्स वसूली का जो फ़ैसला एक्चुअली है उसको इंडोर्स कर दिया, यानी उसकी मंजूरी दे दी है। अब अमरीकी सदर जो है वो उसी तरह से उनके मुताबिक तो खैर ईरान जो है वो बिल्कुल तबाह हो चुका है। अब वो कोई जिसे कह लीजिए कि वो कोई रस्मी कार्रवाई सिर्फ उन्होंने करनी है, लेकिन मसला ये है कि अगर ईरान बिल्कुल तबाह हो चुका है तो फिर ये मुआशी पाबंदियाँ किस पे लगाई जा रही हैं। अगर ईरान एग्जिस्ट नहीं करता या वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है या वहाँ पे कोई मामला नहीं है तो कौन सी हुकूमत गिरानी है फिर अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना ने। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है इस वक्त स्टूडियोज़ में मेरे साथ खालिद फ़ारूकी साहब तशरीफ़ फरमा हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। ब्रिगेडियर हारिस नवाज़ जो है वो सीनियर तजियाकार, दिफाई तजियाकार हैं, अमूमन हमारे प्रोग्राम में होते हैं। एयर वाइस मार्शल एजाज़ महमूद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं और डॉक्टर मुनव्वर हुसैन हमें ज्वाइन कर रहे होंगे। मैं सबसे पहले ब्रिगेडियर साहब आपके पास आऊँगा। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा पहले ज़रा, चूँकि फील्ड मार्शल साहब इस वक्त मौजूद हैं वहाँ पर ईरान के अंदर, थोड़ा सा आइडिया हमें दें कि क्या किस किस्म की सफारती कोशिश पाकिस्तान कर सकता है, ख़ास तौर पर ऐसे में जब ये जो अभी अब से कुछ देर में जो बात कही गई है वज़ीर ख़ज़ाना, अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना की तरफ से, कि वो ऐसे तारीख़ी सतह की जो पाबंदियाँ हैं जो किसी और मुल्क पे आज तक इम्पोज नहीं की गई वो ईरान पर लगने जा रही हैं। जो अमरीकी सदर है वो तो खैर उनके नज़र में तो ईरान तबाह हो चुका है। अब ये क्या रिज़ल्ट आएगा और पाकिस्तान किस हद तक इस मामले को आगे बढ़ा सकता है? देखें, बात यह है कि सबसे पहले ये समझना चाहिए कि अमेरिका मिजरेबली फेल हो गया है जंगी हमले में और ईरान को ज़ेर करने में, और इसीलिए अब वो इकोनॉमिक सैंक्शन की तरफ आना शुरू हो गया है। और उसमें डिस्पाइट ऑल एफर्ट्स आपने देख लिया कि पिछले 40-50 दिन पहले लड़ाई भी कर ली, उसके बाद सीज़फायर वायलेशन में आपने बार ईरान पे हमले किए, इंफ्रास्ट्रक्चर नुकसान पहुँचाया, लेकिन डिस्पाइट ऑल दैट एफर्ट्स वो अपने टारगेट अचीव नहीं कर सके। और ख़ास तौर पे जो पहले टारगेट्स में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तो था नहीं, लेकिन अब देखें तो वो उसकी बात भी करते हैं, उसको भी वो खुलवा नहीं सके जी। और यहाँ तक अब कहने लगे जी कि ये हम चाहते हैं ये अब हमारे कंट्रोल में आ जाए, हम इसके जिम्मेदार बनेंगे। इसके बाद दुनिया में आप देख लें कि जो इकोनॉमिक एनर्जी क्राइसिस हुए हैं जंग के बाद, और आपके सामने दुनिया का कितना नुकसान हुआ है तमाम ममालिक का, ख़ास तौर पर खलीजी ममालिक का, और उसके साथ आई वुड से इवन टू एन एक्सटेंट इसका चाइना का भी, क्योंकि और गैस वो ईरान से लेते थे। ईरान का अपना नुकसान हुआ, पाकिस्तान जैसे ममालिक सबका नुकसान हुआ।
और फिर इसके बावजूद अभी अमेरिका फिर उस पर सैंक्शन लगाना चाह रहा है, बजाय इसके कि आप कंडीसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करें डिस्कशन के लिए, आप पोस्टरिंग बंद करें, प्रेशर टैक्टिक्स बंद करें, प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट बंद कर दें। अभी आपने कल हमारे फील्ड मार्शल ने बात की और वो कहा कि मैं ईरान को आमादा करें मुज़ाकरात के लिए, कंस्ट्रक्टिव डायलॉग के लिए। अगर उसके लिए तो देन यू हैव टू क्रिएट द कंडीशंस। आप क्या अगर एक मुल्क पे आप पूरी ऐसी इकोनॉमिक सैंक्शन लगाएं कि एक तो आप खुद अपनी इकोनॉमिक सैंक्शन लगा रहे हैं, प्लस दुनिया में कोई मुल्क भी जो ईरान से तिजारत करेगा वो उस मुल्क को भी तो पाबंदियां लगा देंगे। आई मीन इज इट कोई जंगल का कानून है यहाँ पर? क्या सलामती कौंसिल ने ये कोई रेजोल्यूशन पास किया गया है, जनरल असेंबली से पास हुआ है, किसने पास किया? आई मीन ये अगर आप ये क्या समझते हैं कि आप सुपर पावर हैं एंड द माइट इज राइट, ऐसे नहीं होता एक कम्युनिटी ऑफ नेशंस के अंदर। और फिर भी आप देखें कि हमारे फील्ड मार्शल को, क्योंकि ईरान भी ट्रस्ट करता है, अमेरिका भी ट्रस्ट करता है। वकील साहब, हमने देखा था आप सलामती काउंसिल की बात जरूर कर रहे हैं, अगरचे कि वो पता नहीं, आई डोंट नो, वो तो सिर्फ जो उनके ही मफादात को, मगरिब के मफादात को हमने हमेशा उसको वॉच करते हुए देखा है। सलामती काउंसिल आपको लगता है कि कोई जो है वो एग्जिस्ट भी करती है, यूएन एग्जिस्ट करती है, या वो इन तमाम मामलात में उसकी कुछ से है? क्योंकि अमेरिका ने जब चाहा, जहां चाहा, जिस तरह चाहा उसने किया है। देखिए उसकी इस वक्त तो क्रेडिबिलिटी बिल्कुल जीरो हो चुकी है, और अमेरिकन प्रेसिडेंट खुद कहा कि आई डोंट एक्सेप्ट सिक्योरिटी काउंसिल, इट्स रिडंडेंट फॉर मी, जी, आई गॉट माय ओन प्रिंसिपल, कानून है जो मैं करना चाहूंगा, बट इस दिस दफे एक सुपर पावर बिहेव करे। उसके बाद अभी जब आपके सामने इस वक्त फील्ड मार्शल ने पहले भी इस्लामाबाद अकॉर्ड साइन कराया पर्सनल एफर्ट के साथ, क्योंकि दोनों ममालिक बहुत ट्रस्ट करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं हमारे फील्ड मार्शल की। अभी भी प्रेसिडेंट ट्रम्प ने फील्ड मार्शल और फील्ड मार्शल ईरान गए हैं। आई एम श्योर कि वहाँ जाके वो पहले सबसे पहले ईरान के नुक्ते नज़र समझेंगे, उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनको क्या अमेरिका से शिकायत है, फिर वो यही पॉइंट्स जो है वो अमेरिका को। बगी साहब, आपके पास इतलात होंगी, मेरे ख्याल 2 दिन पहले अमेरिकी सदर ने राब्ता भी किया फील्ड मार्शल से, कुछ इस तरह की भी बिल्कुल यही मैं बात कर रहा हूँ कि उन्होंने 2 दिन पहले किया, तो खुद रिक्वेस्ट किया। अगर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं देन व्हाई आर यू पुटिंग सैंक्शंस? अभी भी मेरे ख्याल में हमारे फील्ड मार्शल को पहला काम ये करना चाहिए, वहां जाके अमेरिकन प्रेसिडेंट से बात करें कि फॉर द टाइम बीइंग, जब तक मैं यहाँ पर और हम एक मुज़ाकरात की कोशिश कर रहे हैं, प्लीज सस्पेंड दोस इकोनॉमिक सैंक्शंस, डोंट डू इट। यू क्या इतने टेंस माहौल में भी कभी मुज़ाकरात होते हैं? आप पहले कंडूसिव फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, उसके बाद मुज़ाकरात होते हैं। और फील्ड मार्शल जो ईरान के पॉइंट नुक्ता समझेंगे, फिर वो अमेरिकन प्रेसिडेंट से बात करेंगे, उनको बताएंगे कि ईरान क्या समझता है, फिर प्रेसिडेंट वहाँ अमेरिकन अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो फिर ईरान को देंगे, एंड दैट्स व्हाई दे विल टेक सम टाइम। बट इस दौरान में अगर आप सैंक्शन लगा देते हैं, देन देयर इज नो, ईरान कैन से वी आर नॉट पुश्ड फॉर एनी सैंक्शन एट डायलॉग अनलेस आप हमारे साथ बैठ के पहले मुज़ाकरात के ये सैंक्शन खत्म करें। तो ये बातें जो नहीं होनी चाहिए। आई थिंक अमेरिकन को हर वक्त बुली करना, प्रोवोकेटिव करना, एक अपनी स्ट्रेंथ शो करना, ये मसाइल का हल नहीं है। दुनिया जंग नहीं चाहती, आप जंग कर ली, आप जंग नहीं कर सकते। नाउ द होल वर्ल्ड डजंट वांट वॉर, लेस इजराइल। इसलिए आज आपको फैसला करने के मुज़ाकरात टेबल पर ही होंगे, बैठ के बात होगी, चाहे वो हरमूज का इशू हो या न्यूक्लियर इशू का इशू हो, तमाम चीज़ें बैठ के मसाइल हल तलाश हो सकते हैं। और इसके लिए द बेस्ट चॉइस इज पाकिस्तान। पाकिस्तान में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जिस तरीके से ईरान लीडरशिप से बात करते हैं, हमारे प्रेसिडेंट ट्रम्प से बात करते हैं, उनके वाइस प्रेसिडेंट से बात करते हैं, और उनका कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ होगा, ये आई थिंक जो पाकिस्तान ने काम किया दुनिया नहीं कर सकती। इस वक्त भी सिर्फ पाकिस्तान, दुनिया की नजरें पाकिस्तान के ऊपर। ठीक। अब बगैर ये अपना एयर मार्शल एजाज साहब, ये जो बात ठीक है पाकिस्तान कर सकता है, ये जो बुली करने का जो एक वतीरा इसराइल की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, ये इस तरह का मिजाज है, क्योंकि आप देख रहे हैं इसराइल में भी अब तुर्किया और इसराइल के दरमियान भी मामलात जो हैं वो खासे कशीदा होते चले जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात जो है ये तय हो रही है कि अब ये जो बुली करने वाला तरीका है ये ज़्यादा नहीं चल सकता। वेस्टर्न नेशन भी सम हाउ, यूरोप अगरचे के मजबूरी है उसकी, लेकिन वो भी कोई इसराइल और अमेरिका के इस अमल के साथ बाहर तौर नहीं है। ऐसे हालात के अंदर आपको लगता है पाकिस्तान जो एफर्ट्स कर रहा है, एक तो ये फ्रूटफुल हो जाएंगी, और दूसरा ये जो पाबंदियों की बात है कि अगर पाबंदियां लग जाती हैं तो फिर फील्ड मार्शल साहब का जो दौरा है वो उसकी क्या यूटिलिटी निकलती है? जी बहुत शुक्रिया। मैं ब्रिगेडियर साहब की बात को ही आगे लेके चलूँगा कि इस वक्त
बावजूद इसके कि अमेरिका ये कोएर्शन की उन्होंने एक पॉलिसी अपना ली है, या वो पहले भी गाहे बगाहे वो इस पैरेलल एक तरफ डिप्लोमेटिक एफर्ट्स चल रही होती थी और एक तरफ वो कोई ना कोई ऐसा इश्तियाल अंगेज बयान दे देते थे जिससे दोबारा ऐसे लगता था कि पीस प्रोसेस जो है वो डीरेल हो जाएगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो अपने इस तमाम तर बयानबाजी के बावजूद वो आई थिंक बेटर सेंस वुड प्रिवेल। फील्ड मार्शल अभी जिस तरह ईरान में उन्होंने सेंसिटाइज किया है ईरानियन लीडरशिप को कि अमन प्रोसेस को डीरेल होने से बचाना ही ईरान के भी इंटरेस्ट में है और अमेरिका के भी इंटरेस्ट में है, और जाहिर है दुनिया के बाकी तमाम जो मुतासरा मुल्क हैं जिनकी इकोनॉमीज जो है वो इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से अंडर स्ट्रेस हैं, उन सब के लिए भी अमन को परसू करना ही जो है बेहतर है। और ये बिल्कुल इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है अमेरिका की, ख़ास तौर पे ये टारगेटेड जो बात हो रही है कि टारगेटेड सैंक्शंस की, तो उसके बाद तो फिर अगर इसको लेटर एंड स्पिरिट इम्प्लाई किया जाए तो फिर तो पाकिस्तान भी उसकी ज़द में आता है कि हमारी भी ईरान के साथ कुछ ना कुछ बार्टर ट्रेड है। जी जी, हमारी भी बार्टर ट्रेड है, हमारी एनर्जी 251 से हमारी एनर्जी वहाँ से एलपीजी और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आ रही हैं, और फिर इससे अगर आप ईरान के ऊपर इम्पैक्ट देखें तो वो हमसाया ममालिक में और एक्सपोर्ट्स में वो भी फॉर्मल या इनफॉर्मल तरीके से जो उनकी इवन पेरिशेबल प्रोडक्ट्स हैं जी, वो अगर एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे तो आम आदमी की जिंदगी का क्या बनेगा। जी जी, तो ये मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ वो एक प्रेशर टैक्टिक्स ही हैं फॉर द टाइम बिंग, और हमारी प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी जो कि जाहिर है इस वक्त उसको स्पीयर हेडेड बाय आवर फील्ड मार्शल, तो वो इसमें यकीनन कोई ना कोई ब्रेक थ्रू मिलेगा, और लेट्स होप एंड प्रे कि बेटर सेंस प्रिवेल्स। ठीक है फारूकी साहब, ये जो अब मामला है ये कहीं ना कहीं दो चीज़ें तय कर रहा है। एक, यूएस का अगर प्रेसिडेंट का फ़ोन आता है फील्ड मार्शल साहब को और वो जाते हैं ईरान, तो बेसिकली अमेरिका चाहता है कि ये मामला किसी तरफ लगे जिस पर बातचीत की जा रही होगी। हमने देखा था मिस्र भी एंटर हुआ लेकिन शायद कामयाब नहीं हुआ, कतर भी एक वक्त में मुज़ाकरात में एंटर हुआ लेकिन कामयाब नहीं हुआ। वाहिद कामयाबी इन दोनों के दरमियान अभी तक जो थी वो पाकिस्तान की इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त जो थी दी गई थी उसके थ्रू हुआ था। अब जो सिचुएशन इस वक्त है, ये जो बुली करना ये तो एक स्टेटमेंट्स जो भी हैं ये अपनी जगह है, लेकिन प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे आपको लग रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान इस सिचुएशन में है, क्योंकि अभी जिस तरह एयर वाइस मार्शल साहब ने कहा है, एवीएम साहब ने, कि हमारे भी तो इंटरेस्ट उसके साथ जुड़े हुए हैं, ईरान के साथ, खित्ते के दीगर ममालिक के भी जुड़े हुए हैं जहाँ पेरिशेबल आइटम्स जा रही हैं, एक्सपोर्ट्स हो रही हैं। तो एक्चुअली तो उसका मकसद चीन को काबू करना है। अमेरिका जब ये सैंक्शंस की बात करता है, क्योंकि एक्चुअली चीन जो है वो मेन मुआशी शाहराह है इस वक्त ईरान की। तो इस पर्सपेक्टिव के अंदर आपको लगता है कि लड़ाई तो वहाँ अमेरिका चीन की अपनी जगह है, ये पाकिस्तान जो बीच में कोशिश करेगा ये फ्रूटफुल होगी? देखिए नौशाद साहब, रियलिटी की दुनिया में रहना चाहिए। अगर आप इससे बाहर रह के बात करेंगे, आज हम अमेरिका को कहेंगे कि अमेरिका ने ये जो काम किया है ये नाइंसाफ़ी पर मबनी है, तो अमेरिका तो हमेशा पिछले 50 साल से 60 साल से 100 साल से हमने तो देखा जापान पे एटम बम गिरा के उसने इंसाफ किया था, दो शहर तबाह कर दिए ना। वही अमेरिका है, उसी की बात आज तक भी चल रही है, सारी दुनिया उसकी बात मान रही है, मजबूरी में है। ये तल्ख हकीकत है कि वो एक ऐसी पावर है जिसको कोई चैलेंज नहीं कर रहा। अब चैलेंज करने की पोजीशन में कौन हो सकता है? रशिया हो सकता है, चाइना हो सकता है। चाइना से आज दो बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स आई हैं। एक तो ये है कि सदर शी जो है उन्होंने उर्दन के शाह से मुलाकात की, उसमें उन्होंने फ़लस्तीन के बारे में कहा कि मसले का हल सिर्फ एक ही है, खलीज का जो मशरक़ वस्ती का जो तनाज़ा है उसका हल एक ही है कि फ़लस्तीनी रियासत कायम हो। बड़ी अच्छी बड़ी पॉजिटिव स्टेटमेंट है। इस तरह वज़ीर ख़ारजा की एक स्टेटमेंट आई है, वो उन्होंने कुवैत के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की, तो उन्होंने भी ये कहा कि जो मुज़ाकरात हैं इस तरफ वापस आना होगा। लेकिन मसला ये है कि एक बदमस्त हाथी है जिसका नाम अमेरिका है। अब आप उससे लड़ना है, टक्कर से के बराबर टक्कर उसको मारनी है, क्या करना है? हाल तो आपके पास है ना। आपने रास्ता, वैसे चीटी ने उसको जो है वो पागल कर दिया है। नहीं, जितना पागल किया है, देखिए जितना पागल किया है ना, हम यहाँ बैठ के एक दूसरी सी एक दुनिया में रह रहे हैं।
हम उन लोगों के बारे में, हम तो गजा के बारे में कह रहे थे कि बहुत मुजाहिदीन बड़ा मुकाबला कर रहे हैं, हमास बहुत मुकाबला कर रही है। देखिए, मुकाबला करना एक अलग बात है, एक चीज जमीन पे लेटी हुई है, उसको कोई मारता जा रहा है, हम कह रहे हैं देखो सांस ले रहा है, भी जिंदा है। ईरान का जो हशर उन्होंने किया है अमेरिका ने, इसमें कोई ईरानियों का कसूर नहीं है। अमेरिका माइटी ऐसी, मिलिट्री माइटी ऐसी है, वो तो जो आप दो मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, हम तो नहीं जानते, वो तो ज़्यादा बेहतर हर चीज़ को जानते हैं, एक्सप्लेन ज़्यादा कर सकते हैं, हमारी गलती को भी दूर कर सकते हैं। वो मसला ये है कि यहाँ से निकलने का एक रास्ता है। वो रास्ता क्या है? उस रास्ते को ढूंढने की कोशिश करनी पड़ेगी ईरान को। वो रास्ता वो है जो उनके सदर ने बताया, मैं नहीं इसको सजेस्ट कर रहा, रास्ते से हटना पड़ेगा। वो रास्ता वो है जो नहीं, देखिए जो उनके स्पीकर ने कहा, उनके स्पीकर बाकर कालिबाफ ने कहा कि जो हुकूमत अपने लोगों को रोटी नहीं दे सकेगी, वो हुकूमत हमारी गिर जाएगी वरना। ये अभी 4 दिन पहले की बात है। सदर ने कहा कि जो इस्लामाबाद MOU है, इसमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो जिससे ईरान को नुकसान होता हो। ये ऑन द रिकॉर्ड उनका स्टेटमेंट है। अब ये मैसेज वो किसको दे रहे हैं? ये मैसेज मुझे और आपको या यूरोप अमेरिका को नहीं दे रहे, ये मैसेज अपने मुल्क में बैठे लोगों को दे रहे हैं वो, कि भाई अब हमने जंग लड़ ली, हमें इतनी कामयाबी मिली है, अमेरिका यहाँ नाकाम हुआ है, इसराइल यहाँ नाकाम हो गया, अब इस जो हमारी फतह है, इस फतह को समेटने की कोशिश करो। ये क्या है? पॉलिटिकल लीडरशिप का विजन है, वो उससे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अब अगर उनकी इस बात को ईरान के अंदर सुना नहीं जा रहा, या उनकी बात इतनी मजबूत नहीं है, या वहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो उन एलिमेंट को जो जिनको समझाने की वो कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं समझा पा रहे, तो इसमें मेरा तो कसूर नहीं है, आपका कसूर नहीं है। अब जो फील्ड मार्शल की ये एफर्ट जो है, ये देखिए पाकिस्तान ने एक वक्फे के बाद फिर ये एक फाल रोल प्ले किया है जी। अब बात सिर्फ वही है कि इस्लामाबाद MOU की तरफ वापस आए। अमेरिका में भी ये प्रेशर है कि इस्लामाबाद MOU जो है ना, इसकी तरफ वापस आना पड़ेगा। ट्रंप के पास भी फेस सेविंग के लिए वही इस्लामाबाद MOU है। ईरान के पास भी सबसे बेहतर रास्ता यही है। लेकिन अगर, मैं हमेशा ये कहता रहा हूं, अगर ईरान एक बालादस्त कुव्वत कौन सी है? अमेरिका। उस बालादस्त कुव्वत के साथ हम सब अपने एक जज्बात रखते हैं कि ऐसी बालादस्ती, इसराइल का गसब, इसराइल की बालादस्ती, इसराइल की धौंस, हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, हमें नहीं, किसी को भी नहीं करना चाहिए। इसी तरह ईरान ने किस तरह से इस रीजन में रहना है, जो बाकी कमज़ोर ममालिक हैं उनके साथ उसने किस तरह से रहना है। आज ईरानी जो तर्जमान है उनका बयान आया कि हमारे लिए, हमें भी इस्लामाबाद वो जो मक्का अकॉर्ड है उसमें शामिल कर लिया जाए को फाउंडर के तौर पर। अभी आज की उनकी स्टेटमेंट है ना कि को फाउंडर के तौर पर, और इजिप्ट को भी शामिल कर लिया जाए। अच्छा, ये इसका रास्ता भी निकल सकता है। ये वो वाहिद रास्ता है जो पूरे रीजन को पीसफुल बना सकता है। और इस पूरे रीजन की जिसकी बात ये हो रही है, देखिए अमेरिका यहाँ से पसपाई जब इख्तियार कर रहा है, तो पसपाई इख्तियार करते अमेरिका को उस बदमस्त साथी को भागने का रास्ता दिया जाए, उसकी जगह पे इस रीजन में एतमाद का एक रिश्ता कायम किया जाए। सारे मुमालिक जो हैं एक दूसरे के साथ, बिलखुसूस देखिए ईरान ने अपनी ताकत का, अपनी कुव्वत का इजहार किया, लेकिन अगर ये मुमालिक जो वहां उस रीजन में है, उनका ट्रस्ट नहीं होगा, अगर उनका ट्रस्ट नहीं होगा, तो फिर आज ही आपको पता है कि ईरान के एक और बहरी जहाज पर हमला हुआ है, आज ही उस पर मिसाइल लगा है। सो ये मामला जो है जब तक ये चलेंगे उस वक्त तक मामला बेहतरी की तरफ नहीं जा सकते। इसमें पाकिस्तान के लिए, देखिए पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा मसला बन गया है। अभी जब ईरानी प्रेसिडेंट पाकिस्तान आए थे तो यहाँ हमारे बहुत से मुआहदे उनके साथ हुए थे। हमने अपनी तजारत को 10 अरब डॉलर तक बढ़ाने का फैसला किया। हमने कई तजारती नए रास्ते जो हैं उनको ओपन करने का फैसला किया। हमने ईरान को ट्रांजिट कंट्री के तौर पे यूज़ करने का फैसला किया कि सेंट्रल एशिया तक हम पहुँचेंगे थ्रू ईरान। अच्छा, इसी तरह से ईरान जो है वो हमारी ग्वादर पोर्ट जो है उसको इस्तेमाल कर सकता है, हमने ये भी फैसिलिटी देने का फैसला किया। लेकिन पाकिस्तान ये बात ज़हन में रखें, पाकिस्तान अमेरिका के साथ टक्कर नहीं लेगा। दुनिया में कोई मुल्क, क्या है पाकिस्तान को जरूरत नहीं है। पाकिस्तान तो देखिए अमेरिका से 10 अरब डॉलर का एक असिस्टेंस मांग रहा है। वो 10 अरब डॉलर की इस सितंबर में उन्होंने फैसला करना है। अब पाकिस्तान कोई ऐसा इकदाम कैसे करेगा? क्या पाकिस्तान मौजूदा हालात में ईरान के साथ ट्रेड कर सकता है, या दुनिया का कोई और मुल्क ट्रेड करेगा, या इस रीजन का कोई और मुल्क ट्रेड करेगा? चीन मुजाहमत करेगा, चीन में ये सख्त है कि वो मुजाहमत करे, लेकिन बाकी ममालिक जो नहीं कर सकते उन सब के लिए भी, और ईरान को भी इस सारे तनाज़े से निकलने के लिए, देखिए इसका असल मुजरम कौन था? इस सारे तनाज़े का असल एक शैतानी कुव्वत थी, वो इसराइल था। वो एक साइड पे बैठा तमाशा देख रहा है। अब इस तनाज़े से निकलने के लिए एक अकल की, एक शऊर की, एक तदब्बर की, एक मामला फहमी की जरूरत है।
इसका मुजाहरा करना पड़ेगा ईरानी क़यादत। आपका पॉइंट आ गया। डॉक्टर मुनव्वर साहब, ये जो बात कह रहे हैं कि जिस तदब्बर का मुजाहरा किया जाना चाहिए, आपको लगता है कि ईरान वो तदब्बर जो है वो उसका मुजाहरा करेगा जो सिंगल साइडेड नहीं है, मल्टी साइडेड है, जिसमें ना सिर्फ गल्फ स्टेट्स को एक ट्रस्ट दिलवाना है, उसके तहफ़्फ़ुज़ात नहीं होने चाहिए, प्लस ये है कि उसने एक रास्ता निकालना है ताकि वो इस माइट की जो इस वक्त जो कुछ उसके ऊपर अमेरिका कर रहा है उस मामले से बाहर आए, और तीसरा ये है कि ये सब मिलकर वो जो एक्चुअल शैतान है इसराइल उसको जो है वो कंट्रोल कर सकें और उसको अपने वापस उस तरफ धकेल सकें जो उसकी असल कैपेसिटी है उसकी तरफ ले जा सकें। नौशाद अली खान साहब आपको, ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब को, एयर वाइस मार्शल एजाज साहब को, खालिद फारूकी साहब को, देखने वालों को, टीम को बहुत सलाम। देखिए, पहले तो माजरत के साथ हमें डिफिटिस्ट अप्रोच नहीं लेनी चाहिए मेरी नजर में। इंटरनेशनल रिलेशंस एक बड़ा डायनेमिक सब्जेक्ट है और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसको आप तसव्वुर में नहीं लाते। वंस इन अ सेंचुरी ऐसी डेवलपमेंट होती है जो पूरी काया को तब्दील कर देती है, और उसमें से ये चौथा पोल है, ये जो पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की का डिफेंस सेक्टर, ये चौथे पोल के तौर पे इसने एमर्ज किया है। आ जाते हैं अमेरिका की तरफ कि क्या अमेरिका वाकई पावर है। अमेरिका के अंदर 4.5 करोड़ लोग एक दिन में रोटी के लिए तरसते हैं, उसमें 1 करोड़ 60 लाख बच्चे शामिल हैं। 7.5 लाख ऐसे अफराद हैं जो बेघर हैं इस वक्त। $4 बिलियन योमिया अमेरिका कर्जे के सूद के मद में पे कर रहा है। $120 बिलियन बनते हैं महाना। $40 ट्रिलियन पे कर्जा चला गया है। अमेरिका में गैसोलीन प्राइस $5 को टच कर रही है। प्रेसिडेंट ट्रंप जितनी भी भड़के मारे हैं, लेकिन न वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलवा सके और न माजी में बाबुल मंदब खुलवा सके थे और पतली गली से निकल गए थे। और यही वजह है कि अगर उनकी इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म करती, क्योंकि पावर के 2 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं ना, एक मिलिट्री मसल्स हैं और दूसरा इकोनॉमिक मसल्स हैं। इकोनॉमिक मसल की फिलहाल मैं आपको बात बता रहा हूं। अमेरिका के जो बॉन्ड्स हैं इंटरनेशनल मार्केट में, उनकी वैल्यू गिर गई है। $600 बिलियन के चाइना ने बेचे हैं। $1300 बिलियन के बॉन्ड्स यूके के पास हैं, जिसमें 600 वो बेचने का इरादा रखता है। ब्राजील, जापान, जर्मनी लाइन में लगे हुए हैं। इंडिया ने $12 बिलियन के बॉन्ड्स बेच दिए हैं। ये तो हो गई अमेरिका की इकोनॉमी की कंडीशन। मिलिट्री मसल्स की बात कर लेते हैं। वी आर लिविंग इन अ 21st सेंचुरी। अमेरिका के पास रोबस्ट मिलिट्री मशीनरी मौजूद है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो रोबस्ट मिलिट्री मशीनरी 21st सेंचुरी की वॉरफेयर लड़ सकती है? जवाब है, नहीं लड़ सकती। और याद रखें कि जंगों के अंदर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स ऑफ पावर दोनों काम कर रहे होते हैं। अगर सिर्फ ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स ऑफ पावर को देखते ना, तो वियतनाम में अमेरिकन का मुंह काला नहीं होता। अफगानिस्तान से सोवियत बाहर नहीं निकलते। कोरियन वॉर 1950-53 17 पैरेलल से चाइना कुछ नहीं था, उस वक्त कमजोर मुल्क था। पूरी अलाइड फोर्सेस को जनरल मैकार्थी की क़यादत में 37 पैरेलल से उठा के उन्होंने बाहर फेंक दिया था। तो कहने का मकसद, जंगों को अगर हमने ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स ऑफ पावर से देखना है तो फिर स्टीफन पी कोहन की किताब लिखी हुई है आइडिया ऑफ पाकिस्तान 2000 में, तो फिर भारत को हमेशा पाकिस्तान को शिकस्त दे देनी चाहिए। पहले तो इसको समझिए। जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था उसमें जो क्लास 4 थी, उसके मुताबिक अमेरिका ने अपने अड्डों को गल्फ से बाहर शिफ्ट करना था, और अमेरिका ने बदमाशी दिखाते हुए उनको शिफ्ट नहीं किया। फिर 12 दिनों की बम्बार्टमेंट हुई। फिर क्या हुआ? गल्फ से तो वैसे ही अमेरिका बाहर निकल गया, उसकी छुट्टी हो गई। और अपने अड्डों को 3 को उसने इजराइल शिफ्ट किया, कुछ को ग्रीस शिफ्ट किया, और कुछ को ये जो इंग्लैंड का जो जजीरा है गार्शिया, डियागो गार्शिया, वहां पे उन्हें शिफ्ट करने पे वो मजबूर हुआ। कोई जंग, ये मेरे साथ ब्रिगेडियर साहब बैठे हैं, एयर वाइस मार्शल साहब बैठे, कोई जंग बगैर लॉजिस्टिक के आप नहीं जीत सकते। 4500 किलोमीटर से आपकी लॉजिस्टिक लाइन आ रही है डियागो गार्शिया से, आप ये जंग जीत सकते हैं। और 40 सालों में जो आपने इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए हैं, उसका नतीजा क्या निकला है? देखिए, याद रखिए, ग्लोबल साउथ का प्रॉब्लम यह है कि हम नैरेटिव तो ग्लोबल नॉर्थ से लेते हैं और उसी फ्रेमवर्क में चीजों को देखते हैं, लेकिन ग्लोबल साउथ की हमेशा ख्वाहिश रही है
कि हमें रियल इमेंसिपेशन मिले, और वो 3 स्टेजेस में मिली। पॉलिटिकल स्टेज, उसके बाद इकोनॉमिक स्टेज की हम बात कर रहे थे, और अब हम कल्चरल स्टेज की बात कर रहे हैं। लिहाजा उस कल्चरल स्टेज की पहली जो मैनिफेस्टेशन थी वो ईरानी रेवोल्यूशन था। ईरान के खिलाफ इसलिए पाबंदियां लगाई गई, इसलिए गहरा तंग किया गया कि किसी तरीके से ईरान को उस बगावत से, उस जो एक अब डिनाइल जोन में वो तब्दील हो गया है, उस जोन से ईरान को बाज रखा जाए। अब इस सारी सूरत हाल में मुझे ये बताइए, इसमें कोई शक नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि ईरान को बड़े फायदे हो रहे हैं, मैं ये भी नहीं कह रहा कि ईरान को इकनॉमिक हालात का सामना नहीं करना पड़ा, मैं ये भी नहीं कह रहा, खालिद फारूकी साहब ने सही वजह फरमाया कि वो कौम या वो हुकूमत चल नहीं सकती जो अपने लोगों को ग़िज़ा न दे सके। वो तो हालात खुद अमेरिका में भी हैं, ईरान में भी हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का खोलना सबके फेवर में है। मेरा सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इस वक्त अमेरिका डिफीट पे, और बिल्कुल खालिद फारूकी साहब ने ये बात सही कही, यहाँ पे मैं उनसे एग्री करता हूँ कि नेतन्याहू का जब ये कहना ना, वो एक हिस्टोरियन का रेफरेंस देते हुए उन्होंने एक किताब का रेफरेंस दिया, रोम वर्सेस इजराइल। तो उन्होंने कहा जो रोम है ना, पहली मर्तबा तो 70 एडी में हमने शिकस्त खाई, 35 एडी में शिकस्त खाई शायमन बारखोका रिवॉल्ट के अंदर, लेकिन इस बार हम उसे शिकस्त देंगे और आज के रोम को अमेरिका रिप्रेजेंट कर रहा है। सवाल यह कि क्या अमेरिका समझता है कि इजराइल के रियल इंटेंशंस क्या हैं, और अगर नहीं समझता तो फिर तो अमेरिका का कंप्लीट फेलियर है। फिर तो पावर क्या पावर है, पावर की कंडीशन ये है कि कनाडा, मार्क कार्ने ने कहा है कि हम कोई डिफेंस डील और ट्रेड डील नहीं करने जा रहे अमेरिका के साथ, परसों उन्होंने कहा F-35 की उन्होंने जो लेने थे उसको कैंसिल कर दिया है, और वहां से जर्मनी के चांसलर कहते हैं कि पैक्स अमेरिकाना इज ओवर। फ्रांस के प्रेसिडेंट कहते हैं मैक्रोन के न चाइना न अमेरिका, हम अपना रास्ता लेंगे। ठीक, कहने का मकसद ये कि आज चौथा पोल वजूद में नहीं आता, और जो स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम है उसके अल्टरनेटिव के तौर पे चाइना को अफ्रीकन कंट्रीज ज्वाइन न करते। आज डॉलर की जो डी-डॉलराइजेशन का प्रोसेस है, स्लो है या फास्ट है, उसका आगाज नहीं होता। तो मेरा ख्याल है ये ब्लंडर्स हैं जो कि अमेरिका कर रहा है, उसके हक में बेहतर है कि अपनी बेहतर करे। और लास्ट पॉइंट, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने 3 दफा रेस्क्यू किया है अमेरिका को इस जंग के अंदर, और ये चौथी मर्तबा रेस्क्यू करने जा रहे हैं। 12 दिनों की जंग में रेस्क्यू किया, उसके बाद फर्स्ट ट्रिप जब ईरान का लगाया तो उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ कामयाबी के साथ खुलवा दिया था, और अमेरिकन ने उस ब्लॉकेड को नहीं खोला। सेकंड थर्ड टाइम जब वो तशरीफ ले गए तो 60% कामयाबी हासिल लेके आए, और कुछ ईरान की शरायती अमेरिका ने मानने से इनकार कर दिया। और फिर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ, उसमें अमेरिका को एक विक्ट्री की ट्रॉफी दी गई, उसका नाम है आर्टिकल 8, जिसमें न ईरान बॉम्ब बनाएगा न्यूक्लियर, न किसी से हायर करेगा। तो ये अमेरिका के लिए ट्रॉफी थी, चुप करके निकल जाते। फिर 12 दिनों की दोबारा जंग का आगाज कर दिया। तो कहने का मकसद ये है कि अमेरिका को ये समझना होगा, वो आगे जाके मैं बताऊंगा क्या उनके पास ऑप्शन है। अमेरिका ग्रेट कंट्री रह सकता है, अमेरिका इस सिस्टम के लिए जरूरी भी है, अदरवाइज इम्बैलेंस ऑफ पावर पैदा होगा, लेकिन अमेरिका अपने पांव पे कुल्हाड़ा खुद मारता है। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, ये जो बात दो बातें, मैं एक छोटी सी बात सिर्फ मुनव्वर साहब, आप जरूर सवाल कीजिएगा, मैं सिर्फ एक छोटी सी बात अर्ज करना चाह रहा हूँ कि ये तो ईरान में कुछ लोगों का ये मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान अमेरिका को रेस्क्यू कर रहा है। क्या वाकईतन पाकिस्तान इस सारे खेल में अमेरिका को रेस्क्यू करने का रोल प्ले कर रहा है? नहीं तो इसके अलावा तो और कुछ नहीं कर रहा ना। पाकिस्तान क्या अमेरिका को रेस्क्यू कर रहा है? हमारे क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान की पॉलिसी ये है कि वो अमेरिका को फेस सेविंग दे, अमेरिका को बचाए? क्या हम ईरान को रेस्क्यू करने की कोशिश नहीं कर रहे? दोनों बातें ठीक हो सकती हैं, दोनों बातें दुरुस्त होंगी अपनी जगह पे। ये एक मामला जो है ना, इसको समझ, ठीक है। वो डॉक्टर साहब इसका भी जब वो बात, एक सिर्फ जुमला कह दूं निशात भाई, एक जुमला सिर्फ। खालिद फारूकी साहब चूंकि मेरे लिए काबिल मोहतरम है, हमने हमेशा अमेरिका को रेस्क्यू किया है। 71 में चाइना के साथ उनकी शटल डिप्लोमेसी के जरिए हमने रेस्क्यू किया। उस वक्त अमेरिकन फंसे हुए थे, 2 कम्युनिस्ट कंट्री, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन अमेरिकन मारे जाते। फिर हमने उनको सोमालिया में रेस्क्यू किया, ब्लैक हॉक मूवी बनी हुई है, जनरल जेनी ने किताब लिखी है, बैटल रेडी। अमेरिकन मारे जाते, उनको कीमा बना देते सोमालियंस। हमने जाके 24 अपनी कुर्बानियां दी अपने सिपाहियों की, हमने उनको रेस्क्यू किया। अफगानिस्तान में हमने उनको रेस्क्यू किया, कभी जंग नहीं जीत सकते थे, जीत के दिखा दें अभी यूक्रेन के अंदर। हमने उनको रेस्क्यू किया 12 दिनों की जंग में प्रेसिडेंट ट्रंप की रिक्वेस्ट के ऊपर। और इसके ऊपर एक
कॉन्सेप्ट है इंटरनेशनल रिलेशंस में खालिद भाई, उसको कहते हैं रिवर्स्ड इन्फ्लुएंस। और ये फ्रेंच एक राइटर है, उनका नाम मेरे जहन से जा रहा है, उन्होंने लिखा है कि किस तरह छोटे ममालिक समटाइम्स ग्रेटर पावर्स को इन्फ्लुएंस करके उनकी पॉलिसी मेकिंग के अंदर अपना किरदार अदा करते हैं। उसमें इजराइल भी है, उसमें इजिप्ट भी है, उसमें पाकिस्तान भी। चलिए ठीक है, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं। तो भाई पर्सपेक्टिव है बात को देखने का। यकीनन ये दोनों बातें अपनी अपनी जगह पर कहीं ना कहीं दुरुस्त ज़रूर होंगी कि ईरान को भी रेस्क्यू किया जा रहा है और अमेरिका को भी जो है ना वो एक तरह से रेस्क्यू किया है पाकिस्तान ने। कोशिश तो यही होती है क्योंकि जो सफारतकार है, जो सफारतकारी कर रहा है, जो अमन लाना चाहता है, वो अल्टीमेटली कोशिश करेगा कि दोनों जो एंड्स हैं उनको ब्रिज करे, उनको आपस में मिलाए, ताकि जो मामलात हैं वो बेहतरी की तरफ चले जाएं। अगर मिल बैठ जाएंगे, बात करना शुरू कर देंगे तो कोई ना कोई हल ज़रूर निकलेगा। अभी लेते हैं एक ब्रेक, ब्रेक से वापस आते हैं तो इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी, डॉक्टर मुनव्वर ने कहा था कि आज इस वक्त जो है वो अब जदीद दुनिया के अंदर अमेरिका शायद उस लेवल की टेक्नोलॉजी या सुपर पावर नहीं रहा। एवीएम साहब, आपको लगता है कि मिलिट्री पर्सपेक्टिव से ख़ास तौर पर मैं ये पूछूंगा, अगरचे कि टेक्नोलॉजी में आई नो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जहाँ पे दुनिया के दीगर ममालिक ने प्रोग्रेस किया है, लेकिन आई नो कि आज भी यूएस उनको लीड करता है। यानी अभी तक इन्वेंशंस जो हैं वो हमें दुनिया के किसी और हिस्से से नज़र नहीं आती। मिलिट्री में भी तकरीबन यही रेशो है मेरे हिसाब से। आपको लगता है कि मिलिट्री पावर के तौर पर क्या कोई दूसरी पावर इस वक्त ऐसी है जो उससे बड़ी बन चुकी हो अब तक? मैं इस सवाल पर बड़े एहतराम के साथ डॉक्टर मुनव्वर साहब से थोड़ा इख्तलाफ करूंगा। देखिए, अमेरिका के अपने मसाइल अपनी जगह पे हैं, लेकिन अभी दुनिया मल्टीपोलैरिटी की तरफ नहीं गई। कोई दूसरी पावर अभी नियर फ्यूचर में अमेरिका को रिप्लेस करने के लिए तैयार नहीं। ईरान की या ईरान इजराइल अमेरिका जंग में हम टेक्निकल बुनियादों पे ईरान को विक्ट्री ग्रांट करते हैं कि उन्होंने सरवाइव कर लिया, अमेरिका अपने ऑब्जेक्टिव जो है हासिल करने में नाकाम रहा। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि अमेरिका सीज टू एग्जिस्ट एज ए सोल सुपर पावर। अमेरिका अभी भी अब एक रिसीडिंग सुपर पावर जरूर है, और मिलिट्री माइट का जहां तक ताल्लुक है अभी भी दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे पोटेंट अफवाज अमेरिका के पास है। और वो ये जो थिएटर है ईरान का, इसमें ठीक है वो अपनी फोर्स जो है उस तरीके से पावर प्रोजेक्शन, पर्टिकुलरली जो उनकी नेवल पावर प्रोजेक्शन है, उसका वो बेनिफिट नहीं ले सके, क्योंकि अब अल्टीमेटली जंग जो है उसका रुख बदल गया। जंग का सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपना हुर्मुज़ का कंट्रोल बन गया। तो वो वहां के जो मारूजी हालात हैं वो, लेकिन एवीएम साहब यहाँ पे भी तो ये भी तो पर्सपेक्टिव बतौर सुपर पावर, ये मिसकैलकुलेशन भी तो माइनस पे जाती है ना। ये नंबर माइनस करती है अमेरिका के कि इस लेवल की सुपर पावर जो है वो इस किस्म की मिसकैलकुलेशन कर सकती है कि वो आबनाए हुर्मुज़ जो है उसको भी अंदाजा था कि आबनाए हुर्मुज़ जो है वो कहते हैं कि वो ईरान के पास शायद एटम बम होता तो इतना यूजफुल ना होता जितना आबनाए हुर्मुज़ जो है वो यूजफुल साबित हुई है। तो ये उनके थिंक टैंक्स, उनकी जो मिलिट्री माइट है या उनकी जो इंटेलेक्ट है, वो उसकी मिसकैलकुलेशन तो बहरहाल है जी। नहीं, वो तो देखिए डेफिनेटली है। वो तो सबसे पहले बात तो ये है कि वो जिसको एक ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को वो समझ रहे थे कि वो तो उसको जंग का नाम देने पे भी तैयार नहीं थे। वो समझते थे कि एक जो है ना एक वीकेंड का ऑपरेशन है और उसके बाद हमारे ऑब्जेक्टिव हासिल हो जाएंगे। वो सारी नाकामियां या ऑपरेशनल प्लानिंग के फेलियर्स अपनी जगह पे हैं। लेकिन जो आपका सवाल है कि क्या अमेरिका की जो मिलिट्री माइट है वो इतनी एट्रिशन हो गई है उसको कि वो खत्म हो गई है, ऐसा नहीं है। वो अभी भी उनकी ऑप्शंस देखें, उन्होंने वो ऑप्शंस ली नहीं, क्योंकि वो उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जब करते हैं तो वो बूट्स ऑन ग्राउंड उनको सूट नहीं कर रहे इस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में। लेकिन वो अपनी स्टैंड ऑफ वेपनरी से वो ईरान को जितना नुकसान पहुंचा सकते थे वो उन्होंने पहुंचा लिया है। अब उसके अंदर वो क्या फर्दर वो नॉन कन्वेंशनल
कोई ऑप्शन लेना चाहेंगे या नहीं, वो एक अलग डिबेट है। लेकिन बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि ईरान को भी, जैसे भी ने कहा हमारे साथी ने से पहले, कि ईरान को भी थोड़ा सा एक रैशनल जो है थिंकिंग करनी चाहिए। ईरान के जो हार्डलाइनर्स हैं उन्होंने शायद इस चीज़ को ख़राब करने में उनकी भी उतनी ही कंट्रीब्यूशन है जितनी अमेरिकन जो है ना, वो तो अमेरिकन तो आपको पता ना, वो कॉवबॉय मेंटालिटी के साथ ही दुनिया में चढ़ाई करते हैं। लेकिन ईरान को भी ज़रूरत है कि वो भी थोड़ा सा एक रिकन्सिलिएशन की तरफ जाएं और पाकिस्तान की जो एफर्ट्स हैं उसको वो कॉम्प्लीमेंट करें और इस सिचुएशन से निकले। ये उनके लिए भी बेहतर है, खित्ते के लिए भी बेहतर है, और ये एक अल्टीमेटली ये दुनिया जो है वो बेहतरी की तरफ जा सकती है, बशर्ते कि दोनों तरफ जो है फ्लेक्सिबिलिटी दिखाए। ठीक है डॉक्टर साहब, ये जो बात है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं कभी कभी कहता हूँ जो फातेह ईरान है, फातेह ईरान को संभालना भी आसान नहीं होगा कि जिस किस्म की हम ये ठीक है वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करना चाहते हैं अमेरिका के मामले में, लेकिन कहीं ना कहीं ये लैकिंग ज़रूर नज़र आती है जिसकी तरफ एवीएम साहब ने इशारा किया है। उनके पास भी रास्ता हो तो भी वो जो है ना वो सींग फंसा के बैठ जाते हैं हर चीज़ के अंदर। ये ज़रूरी नहीं होता बहुत सी जगहों पे, ख़ास तौर पर इस सारे मामले के अंदर जब उनके पास ये नोशन मौजूद था और दुनिया भी ये समझ रही थी। जिस तरह एवीएम साहब ने कहा कि तकनीकी बुनियादों पे ग्रेस मार्क्स जो थे वो ईरान के खाते में थे और ईरान जंग का फातेह था, दुनिया इस बात को कंसिडर कर रही थी, तो उन्होंने भी कोई सेंसिबिलिटी नहीं उस तरह से दिखाई जिस तरह दिखाई जानी चाहिए थी, क्योंकि इस वक्त निकल जाना, जंग से निकल जाना भी बेहतर था और पूरी दुनिया के लिए ये बेहतर था। उन्होंने सिर्फ अपनी हद तक अपनी चीज़ों को सोचा है। अब इस पर्सपेक्टिव के साथ अगर मैं ये बात कहूँ कि इस वक्त फील्ड मार्शल साहब वहाँ मौजूद हैं और वो चाहे अमेरिका को रेस्क्यू कर रहे हैं या ईरान को रेस्क्यू कर रहे हैं, क्या वो रिजल्ट ओरिएंटेड हो सकता है इस एप्टीट्यूड के साथ? नौशाद साहब, मुझे पहले तो ये सवाल का जवाब दें कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब जो तशरीफ ले गए हैं, ये ईरान की रिक्वेस्ट पे लेके गए हैं या अमेरिका की रिक्वेस्ट? अमेरिका की अभी तक तो ये बात यही आ रही है कि यूएस की रिक्वेस्ट पे मोस्ट प्रोबेबली। तो वेरी सिंपल, आपका नजर आ रहा है कि पावर कहाँ पे टिल्ट कर रहा है। दूसरी बात में देखें, एकेडमिक आर्गुमेंट के अंदर जब हम कोई बात करते हैं, क्लेम करते हैं, तो वी सपोर्ट दैट क्लेम विद एविडेंसेस। ठीक है, सिर्फ स्टेटमेंट्स नहीं होती। मिसाल के तौर पे अमेरिका का जो पावर है, पहले मैं पुराने आर्गुमेंट पे आ जाता हूँ फिर आपके इस बात पे आ जाता हूँ। अमेरिका का जो पावर है वो लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर के बेस के ऊपर है। यानी लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर दो चीजों पे है ना, एक तो जेरेमी बेंथम का डॉक्ट्राइन ऑफ सैल्वेशन जिससे डेमोक्रेसी निकली है जी, दूसरा आदम स्मिथ का हार्मोनी ऑफ इंटरेस्ट का डॉक्ट्राइन जिससे कैपिटलिज्म निकला है। अब जो उसके इदारे हैं जिसमें वर्ल्ड बैंक है, जिसके अंदर यूनाइटेड नेशन है, जिसके अंदर आईसीसी है, जिसके अंदर ह्यूमन राइट्स वॉच हैं, वो तो काम ही नहीं कर रहे, वो तो बिल्कुल लंगड़े लूले हो गए, वो तो इनफेक्टिव हो गए। उनकी रेट आप मुझे दिखा दें, आईसीसी के इस वक्त जो जजेस हैं उनके साथ हो क्या रहा है। दूसरी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये कि हम मल्टीपोलर वर्ल्ड में नहीं हैं, हम इस वक्त यूनिपोलर वर्ल्ड में। वर्ल्ड सिस्टम को हम डिफाइन करते हैं डिफरेंट डोमेन्स में, इकोनॉमिक डोमेन, पॉलिटिकल डोमेन, सिक्योरिटी है, कल्चर है, इंफॉर्मेशन है, साइबर है, स्पेस है, टेक्नोलॉजी है। इकोनॉमी में जो मार्च की फिगर हमारे सामने है, उस फिगर में अमेरिका 61 से 62 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट उठाता है और चाइना 85 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड सरप्लस उठाता है। पिछले साल अमेरिका 900 से 1 ट्रिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट के साथ चला है, चाइना 1.2 ट्रिलियन डॉलर के ट्रेड सरप्लस के साथ चला है। ये तो आ गई इस मामले में, बाकी पिछली फिगर मैंने दे दी है, डिटेल में नहीं जाऊंगा। मिलिट्री के अंदर आप आ जाएं, मिलिट्री के अंदर मुझे आप बताएं कि ये अलग बात है कि कोई मुल्क आगे बढ़ के उसका रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, लेकिन जिस वक्त इराक की गल्फ वॉर लगी थी ना 1991 में उस वक्त इराक की शिकस्त को समझा जा रहा था कि ये फॉर्मर सोवियत यूनियन की शिकस्त थी, बिकॉज उनके हथियार, उनकी स्ट्रेटेजी, उनका वॉर डिजाइन चल रहा था। और अगर आज यूक्रेन में अमेरिकन वॉर डिजाइन एंड वेपनरी नाकाम होती है तो ये अमेरिका की शिकस्त है रशिया के मुकाबले। तीसरी बात, टेक्नोलॉजी। आउट ऑफ 58 टेक्नोलॉजीज में, 68 टेक्नोलॉजीज में, 58 टेक्नोलॉजीज में चाइना लीड कर रहा है, अमेरिका नहीं, बल्कि अब 57 हो गया है, बिकॉज अब उन्होंने अपनी चिप भी बनाना शुरू कर दी।
लास्ट स्पेस के अंदर जो बीदू सिस्टम में 500 सैटेलाइट्स के ऊपर है, जबकि आपका जो जीपीएस है वो 24 सैटेलाइट्स पे, और 2030 में रिटायर होने जा रहा है। साइबर के अंदर आप देखिए कि जो ये इस वक्त जो ईरान की प्रिसीशन स्ट्राइक है, ईरान अपना कोई साइबर उसके पास टेक्नोलॉजी है, और उसने जो अमेरिकन साइबर है उसको उन्होंने दंग करके रख दिया। यूके जैसा एक डेवलप्ड नेशन है जिसके पावर प्लांट को 4 दिन वो स्टैंड स्टिल पे लेकर आए, इसे के क्या कहेंगे आप। फिर आइए मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के इत्तेहादी, देखिए पावर, मेरा पावर क्या है, मैं चौधरी तब बनूंगा जब मेरी बात दुनिया मानेगी। मिडिल ईस्ट पे उस वक्त उनके ऊपर एतबार करने को लोग तैयार नहीं है, कह रहे हैं अल्लाह का वास्ता ये अड्डे यहां से हटाइए। जापान के अंदर डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट हो गई है कि यहां से अड्डे निकालिए। साउथ कोरिया की हालत यह है कि ट्रम्प साहब खुद फरमा रहे हैं, मैंने उनके प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट की है कि जनाब टोकन सपोर्ट दे दें गल्फ के अंदर। उन्होंने कहा नो थैंक यू वेरी मच। तो उन्होंने कहा ये जो हमने 49,000 अपने फौजी लगाए हुए नॉर्थ कोरिया से बचाने के लिए, उसका ये एहसान आप जतला रहे हैं, उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। यूरोप की मैंने आपको बात बता दी, फ्रांस और उसकी नॉर्थ कनाडा के अंदर मैंने बता दिया आपको, नॉर्थ के अंदर कनाडा के क्या तासुरात हैं, कौन सा इन्फ्लुएंस, कौन सा पावर। आज के अमेरिका को अगर आप कंपेयर करें 9/11 के साथ, तो क्या ये वो अमेरिका था? क्या उस वक्त चाइना ने वॉर ऑन टेरर में अमेरिका का साथ नहीं दिया, एकदम उन्होंने सपोर्ट नहीं दी? आज वो चाइना है जो कि अमेरिकन सैंक्शंस को मानने से इनकार कर रहा है। इसी तरीके से क्या पाकिस्तान कभी सोच सकता था कि अमेरिका को डिमार्श करे, जो उसके जो उसके सफीर ने जो गुफ्तगू की है इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर। उसके अलावा अगर अमेरिका पावरफुल है तो नेटो आके उसकी सपोर्ट के लिए खड़ा हो जाए। नेटो क्यों पीछे हट गया? और फिर न फकत नेटो पीछे हटा है बल्कि यूरोप के जो ममालिक हैं वो भी अमेरिका का साथ देने को तैयार नहीं है। मेरा कहने का मकसद ये है कि जब इजराइल भी इस जंग से पीछे हट गया है तो अभी हम ये समझें कि पावर किसे कहते हैं, हाउ वी डिफाइन पावर। वी डिफाइन पावर वंस कंट्रोल ओवर द माइंड्स एंड एक्शंस ऑफ अदर्स। ना अमेरिका के कहने पे कोई एक्शन तब्दील कर रहा है और ना अमेरिका के कहने पे कोई उसका नैरेटिव तस्लीम कर रहा है, तो कौन सा पावर है? वेयर इज द पावर? ठीक है, पावर को हम मुख्तलिफ अंदाज से डिफाइन करेंगे। टाइम मेरे पास बहुत शॉर्ट रह गया फारूकी साहब, टाइम बड़ा थोड़ा है। मैं चाहूँगा ये बात काफ़ी हद तक फैक्चुअली जो बात कही है ये दुरुस्त हैं, फैक्ट सारे ये जो डॉक्टर मुनव्वर दे रहे हैं। तकरीबन सिचुएशन इस तरह की है, मिलिट्री माइट की हद तक आज भी चाहे अमेरिका हो, लेकिन जो एक होता है ना कि वो ताकत वो होती है जो दूसरा तस्लीम करे। आपको लगता है आज लोग अब अमेरिका को एज पार तस्लीम करने को तैयार नहीं हैं उस तरह से, जिस तरह से आज से को 20 साल कबल या 30 साल कबल या 40 साल? ये तो सिर्फ मामला ये है कि चूंकि कोई और इस वक्त क्लेमेंट नहीं है सुपर पावर का। सिर्फ मेरी एक बात का जवाब दें, तालिबान ने अमेरिका को शिकस्त दी थी, क्या तालिबान अमेरिका से बड़ी कुव्वत है? नहीं है। मुझे इसका जवाब होना चाहिए ना। हाँ। क्या तालिबान बड़ी कुव्वत है? मसला ये है कि इस वक्त जो महदूद पैमाने की जिस तरह की वहाँ पे जंग हो रही है, ये वो जंग नहीं है जिसमें अमेरिका ने उस वहशत का मुजाहरा किया जो उसने वर्ल्ड वार में किया, या जिस तरह के मुजाहरे दोनों कई मुल्क करते होते हैं। वहाँ अमेरिका अभी तक अपने उन ऑप्शंस को यूज़ नहीं कर रहा। हमें मत भूलना चाहिए, मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका का जो डिक्लाइन है, शार्प डिक्लाइन है। अमेरिका की जो इकॉनमी है आज वहाँ नहीं खड़ी जो आज से 10-20 साल, बिल्कुल मुनव्वर साहब 100% दुरुस्त कह रहे हैं, बड़ी अच्छी बात वो बता रहे हैं। लेकिन चीज़ें ये हैं कि क्या उसकी जगह लेने के लिए चाइना आगे आने को तैयार है? अभी तो फिलहाल अभी देखिए खुद चाइना क्या इसके लिए तैयार है? चाइना खुद तैयार नहीं है। सो जो चीज़ें जिस काम के लिए चाइना तैयार नहीं, हम चाइना को उसका प्लेयर क्यों बनाएं? हम यहाँ बैठ के ये फैसला नहीं कर सकते। बाकी ये अभी तक मैं आपको ये बता दूं, जिसको अमेरिका ये जो मुझे शक है, अमेरिका जिसको अपना D-Day कह रहा है उनके लिए और बड़ी पाबंदियां उसने आयद की, ये भी एक गैम्बल है। अगर ये पाबंदियां नाकाम हो गई तो फिर क्या होगा? और फिर कोई देखिए ना, ये अमेरिका में क्वेश्चन रेज किया गया है कि अगर ये पाबंदियां जो है अमेरिका जो आज से जो आयद कर रहा है, अगर ये पाबंदियां भी नाकाम हो गई। और दूसरी बात ज़हन में रखें, ये जंग जो है ना, इसने वाकईतन नक्शा तब्दील किया है। नक्शा ये तब्दील किया, ईरानी ये कहते हैं कि अमेरिका ने पिछली सदी की जंग लड़ी उस फौज के साथ, उस वेपन के साथ,
उसी तरीकाकार के साथ आया, लेकिन उसको जिस जंग का जवाब जो उसका ज़हन था उसके तसव्वुर से भी बाहर निकला है कि जो ईरान की तैयारी थी जिसकी तारीफ की जानी चाहिए, ईरान ने मुजाहमत की है और उस वेपन से और उस तरीकाकार से मुजाहमत की है जिसका अमेरिका में सोच नहीं पाई जाती। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुनव्वर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, खालिद फारूकी साहब और AVM एजाज महमूद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बात यह है कि सुपर पावर कौन है, कब तक रहेगा, कोई जो मल्टीपोलैरिटी की तरफ दुनिया जा रही है या नहीं जा रही है, पेट्रो डॉलर का क्या बनेगा, ये सारी डिबेट्स अपनी जगह हैं, लेकिन इस वक्त सबसे अहम ये है कि मैं और आप जैसे आम आदमी की जो अरबों अफराद इस दुनिया के हैं, वो इस जंग की वजह से इंतहाई प्रॉब्लम का शिकार हैं, मसाइल का शिकार हैं, उनकी ज़िंदगी जो है वो अजीरन हुई हुई है। उसको ठीक करने के लिए ईरानी जो अवाम है उसका कोई कसूर नहीं है, उनको सामने रखते हुए दोनों फरीक जो है उनको चाहिए कि वो एक एक कदम पीछे हटें, एक दफ़ा बीच में जैसे कह लीजिए कि थोड़ा सा नॉइज़ कम करके मुज़ाकरात की टेबल पर बैठें, एक दूसरे से बातचीत करें और बातचीत के ज़रिए मसाइल का हल जो है ना वो निकालने की कोशिश करें। यही वाहिद रास्ता है, आज भी और कल भी इसी के ज़रिए हल निकलेगा। इसके बगैर अगर आप तो तबाही की बात करते हैं तो वो होता हमें नज़र नहीं आया, चाहे वो माशी पाबंदियों की सूरत में हो या मिलिट्री की सूरत में हो। बेहतर ये है कि बैठकर बातचीत करके हल निकाले ताकि दुनिया सुख का सांस ले सके। आज तक के लिए इतना ही, कल नए मौज़ूआत के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह निगहबान।